हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस में सारे चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ 3 चैप्टर को छोड़ के 9, 12 और 14, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आ रहा है, 5th, 6th, 7th, 8th भी आ रहा है, और 10, 11, 13 और 15 ये चैप्टर आ रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं वीडियो में देखकर। पहले हम समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, ठीक है। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता 216 ईसा पूर्व 19 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी घाटी में ये फैली हुई थी। सिंधु नदी थी वहाँ पे जो, उसमें ये फैली हुई थी, पूरी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम ये हड़प्पा नामक स्थान पे खोजी गई थी, यानी कि हड़प्पा जो हमारा देश है उसमें ये सबसे पहले पाई गई थी, इसलिए। और इसके जो प्रसिद्ध स्थान हैं, जगह 2 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दोनों इसके प्रसिद्ध हैं, ये नोट करके रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। यानी कि सबसे पहले जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को, यहाँ की खोज करने के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों ने यहाँ की खोज की, इनके नेतृत्व में। अब कब की? 1921 और 22 में की थी, यानी इनके आसपास की थी, 21 और 22 के आसपास। इनको कुछ मोहरे भी मिले, यानी कि इसकी खोज करते समय हड़प्पा की यहाँ पे कुछ मोहरे भी प्राप्त हुई। तो अब क्या हुआ, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब जो मोहनजोदड़ो था उसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने, और इन्हीं को ही खोजकर्ता माना जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि वर्तमान में, यानी कि अब के समय में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यानी अभी के समय में वो पाकिस्तान में है। अब आगे हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। ये ब्रेन एज की सभ्यता है, ठीक है। और नगर सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यहाँ पे नगर के निवासी वास किया करते थे। वह आंध्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, इसे आंध्र ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। विदेशी लोगों के साथ व्यापार करना, ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये विदेशी लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। कृषि एवं पशुपालन करना, यहाँ के लोग कृषि भी किया करते थे और पशुपालन भी करते थे। इसके कुछ चीज़ें, मतलब ये कुछ चीज़ों से पता चला है कि यहाँ पे कृषि भी होती थी और पशुपालन भी किया जाता था। मछली पकड़ना, शिकार करना एवं चौपड़ या पीसा खेलना, तो यहाँ ये लोग मछली पकड़ा करते थे, शिकार किया करते थे जानवरों का, और खेलों में ये चौपड़ और पीसा खेला करते थे। इसके विकास का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, यानी कि इसका हड़प्पा सभ्यता का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। वहाँ के लोग लेखन कला से परिचित थे, यानी कि वहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे। हड़प्पा सभ्यता व सिंधु लिपि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु लिपि भी कहा जाता है। अब इसकी लिपि जो थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो आइए हम पढ़ते हैं। इसकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ठीक है। इस कारण ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि ये चित्रात्मक थी।
तो इसलिए अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है, पर इस पे काम चल रहा है। कभी ना कभी ज़िंदगी में शायद ये पढ़ी जा सके। तो और ये एक पॉइंट इसमें ये भी आ जाएगा, ये दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी हुई थी और ये एक रहस्यमयी लिपि कहलाती है, क्योंकि आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसलिए। और इसमें 375 से 400 के बीच चिन्ह थे, यानी कि इसमें कितने चिन्ह थे, इतने चिन्ह थे, 375 और 400। ठीक है। इस पर जानवरों के चित्र बने हुए थे। इस पे कैसे चित्र बने हुए थे, इस पे जानवरों के चित्र बने हुए थे। अगला पॉइंट है, यहाँ पीपल, वृषम तथा नागों की पूजा प्रमाण मिले, यानी कि यहाँ पर पूजा के प्रमाण मिले थे। किस किस की पूजा की जाती थी यहाँ पे, पीपल के पेड़ की, वृक्षम की, नागों की, इन लोगों की पूजा की जाती थी। लोग इन सब चीज़ों की पूजा किया करते थे। यहाँ खुदाई करने पर बाट, ईंटें, मनके तथा मोहरें पाई गई थी, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते समय यहाँ पे बाट मिली, ईंटें मिली, मनके मिले और मोहरें मिली। ठीक है। मनके का मतलब होता है मोती। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा, मनके का मतलब होता है मोती। ठीक है। अब यहाँ जो थे विशाल स्नानागार भी थे। ठीक है। और अगला है, मोहरे इस सभ्यता की पुरावस्तु कहलाती है। अब पुरावस्तु क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो पुरावस्तु का मतलब है मोहरे, यहाँ जो मोहरे प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन आता है कनिंघम कौन थे, तो कनिंघम एक जर्नल थे। अब ये जर्नल कब बने, यानी जर्नल डायरेक्टर कब बने, ये 19वीं शताब्दी में बने थे। यह किस पर विचार किया करते थे, यह साहित्य और अभिलेखों पर विचार किया करते थे। इन्होंने कई बस्तियों को 6ठी शताब्दी की जगह 4थी शताब्दी की तरह देखा। ठीक है। और उपमहाद्वीपों में आए चीन वृद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए विचारों पर ध्यान देते थे, यानी कि जो उपमहाद्वीपों में आए थे तीर्थयात्री, उनके विचारों पर, मतलब उनके छोड़े गए विचारों पर ये ध्यान करते थे। ठीक है। अब ये जो थे, ये साहित्य और अभिलेखों से जो भी विचार इनको मिलते थे, ये उन्हीं के ऊपर धर्म वगैरह बनाया करते थे, जो कि गलत था। ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने इनके इस कार्य पर विरोध भी किया गया था। आप इसको और ठीक से बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नगरीय सभ्यता। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये नगरीय सभ्यता है, तो क्यों है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है। तो नगरीय सभ्यता, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि इसमें आगे चल के आपको पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म क्या है या चबूतर किसे कहते हैं। तो ईंटें या पत्थरों से बनी ऊंची जगह, यानी कि चबूतर का मतलब होता है जो ईंटों के ढेर, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर होते हैं ना, उसको कहते हैं। मेरा बार गिर रहा है, सॉरी। हाँ, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नगरीय सभ्यता दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 शहरों में बटा हुआ था। पहला दुर्ग था और दूसरा निचला था। अब दुर्ग और निचले में क्या डिफरेंस है, दुर्ग जो था वो था बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। ठीक है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण लोग ही कार्य करते थे। और इसमें एक ये पॉइंट भी आएगा कि दुर्ग जो था वो छोटा था पर ऊपर बना हुआ था। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ही इम्पोर्टेंट लोग जो होते हैं ना, इसकी उच्च जाति के लोग, वो लोग रहा करते थे। अब निचला शहर जो था वो बड़ा था लेकिन नीचे बना हुआ था। ठीक है। इसमें आम जनता आती थी, आम जनता के लोग निवास करते थे और ये पूरा दीवार से घिरा हुआ था ताकि इसकी सेफ्टी हो सके। दुर्ग भी जो था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था दीवार से ताकि इसकी सेफ्टी हो सके। ठीक है। दोनों शहर एक दूसरे से अलग थे तथा दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी, यानी कि दुर्ग का ऊंचा होने का कारण ये था कि वहाँ पे जो चबूतरे थे वो ऊंचाई पे बने हुए थे। अब ऊंचाई पे बने हुए ना, इसलिए ये ऐसा बना हुआ था, ऊपर बना हुआ था। ठीक है। अब समकोण पर काटती गलियाँ, यहाँ पे क्या था, ये एक कोण पर राइट एंगल पर सारी गलियाँ एक दूसरे को काटती थी। ठीक है।
इससे क्या होता था, ये जो गलियाँ जो समकोण पर काटती थी, इससे भवन निर्माण में आसानी होती थी। नालियों के गंदे पानी को निकलने में आसानी होती थी। ठीक है, अब बिल्कुल गलियाँ होंगी तो एक साफ ठीक से नालियों में पानी चला जाएगा। ठीक है, अब मैं हड़प्पा सभ्यता की गलियाँ समकोण राइट एंगल पर काटती थी। इसमें भवन निर्माण व नालियों के निर्माण करने में सुविधा होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीन उत्पद्धति। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीन उत्पद्धति। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप ये लिख देना। अब क्या है? सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। घरों में गंदा पानी निकालने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घरों में नालियाँ बनाई जाती थी, जिससे कि जो घर का गंदा पानी है वो घर में ना रह जाए, बाहर चला जाए और घर में एकदम स्वच्छ घर रहे, साफ़ सुथरा घर रहे। ठीक है, और इन नालियाँ जो हैं ये बड़े नालों में जाके मिल जाती थी, और इन नालों की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता था, और इन नालों को ढक कर रखा जाता था जिससे कि गंदगी पैदा ना हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विशाल स्नानागार। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विशाल स्नानागार थे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि क्या था उसमें। हड़प्पा सभ्यता में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ विशाल स्नानागार थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन स्नानागारों में पानी आने का निकास यानी निकलने का अच्छा प्रबंध था। यानी कि इसमें पानी इकट्ठा होने का और पानी को निकालने का अच्छी उपलब्धता की गई थी, अच्छा प्रबंध किया गया था। ठीक है, और इसका प्रयोग कब किया जाता था? जब आयोजन करना होता था, समारोह करना होता था, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, बड़े स्नानागार का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? हड़प्पा सभ्यता के मूर्त भांड। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तन वगैरह, तांबे, कांसे, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन तांबे, कांसे और मिट्टी के बनाए जाते थे। यानी कि जो बर्तन है, जैसे कि मैंने बताया, भांड किस चीज़ के बनाए जाते थे? तांबे के, कांसे के और मिट्टी के बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें आग में पकाया जाता था। आग में पकाने के बाद जब वो बन जाते थे, तैयार हो जाते थे, उन पर रंग किया जाता था और अच्छी अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पशुपालन और कृषि। हड़प्पा सभ्यता में कई जगह कृषि करने के सबूत मिले हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ये कृषि की जाती थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि कालीबंगन और चोलिस्तान, यहाँ पे हमें ये सबूत मिले हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जोत, दाल, सफ़ेद चना व तिल की खेती करते थे। ठीक है, इनकी खेती ज़्यादा होती थी, चावल की भी होती थी लेकिन कम मात्रा में की जाती थी। सिंचाई के लिए कुआँ, जलाशयों एवं नहरों का प्रयोग किया जाता था। अब सिंचाई करने के लिए ये लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे? कुओं का, जलाशयों का और नहरों का। हड़प्पा सभ्यता से भैंस, भेड़, बकरी, मवेशियों और सूअरों आदि की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से पता चलता है कि यहाँ पे पशुपालन किया जाता था। ठीक है, ये लोग पशुओं को पालते थे। अब बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हम और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।